हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। लड़की के नाचने के साथ ही उसकी आवाज में अब एक अजब तरह के घुंघरू की आवाज माहौल में फैल रही थी। नहीं, नहीं, ये कोई घुंघरू की आवाज नहीं है। ये तो ना पायल की घुंघरू की आवाज है और ना ही बड़े वाले घुंघरू की आवाज। ये तो कोई और आवाज मालूम पड़ती है। शत्रुपा देवी ने गौर से इस आवाज को सुनते हुए सोचा। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस आवाज की ओर कंसंट्रेट करने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने किसी बड़े बर्तन में ढेर सारे सिक्के भरकर एक साथ उन्हें गिरा दिया हो। जिस तरह से सिक्कों की खनकने की आवाज होती है, उसी तरह से लड़की के घुंघरुओं की आवाज हो रही थी। इसी बीच शत्रुपा देवी ने ध्यान दिया कि घूमर करने में लड़की का घाघरा तो दिख रहा था, उसका दुपट्टा भी हवा में लहरा रहा था, लेकिन नीचे के पैर गायब थे। जाने कहाँ थे उसके पैर? और जब इस लड़की के पैर नहीं है, तो ये सिक्कों के खनकने की आवाज या फिर घुंघरू की आवाज आ कहाँ से रही है? ये सब कुछ देखकर शत्रुपा देवी का कलेजा कांप रहा था। सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। आंखें अब बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था किसी भी समय उनकी जान उनके शरीर से निकल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। वो तो जैसे उस लड़की के सम्मोहन में बंधी हुई एक स्टैचू की तरह चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी। डर से कहो या फिर इस माहौल में उतरे हुए ठंडक से वो बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन मौत के एहसास ने उनके शरीर को पसीने से नहला दिया था। इस ठंडक भरे माहौल में भी डर और बेचैनी की छटपटाहट से उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। शत्रुपा देवी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली औरत थी। इतनी जल्दी अपने दिमाग पर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ सकती थी। उन्होंने पूरी तरह से अपने विल पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश की थी, जिसके कारण अभी भी उनका दिमाग बहुत हद तक उनके कंट्रोल में था। उन्हें सही या फिर गलत और बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, पर फिर भी इस समय वो मजबूर थी। अगर उनके दिमाग की तरह उनका शरीर भी उनके कंट्रोल में होता, तो या तो वो यहाँ से भाग गई रहती या फिर यहीं पर बेहोश होकर गिर भी गई रहती। लेकिन खड़ी तो बिल्कुल नहीं रह सकती थीं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि पैरों ने भी अब इस शरीर के बोझ को उठाने से जवाब दे दिया है। तभी उनके दिमाग को जैसे एहसास हुआ कि उनके पैर भी बिल्कुल बर्फ की तरह जमे हुए हैं, जो कि एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। इस एहसास ने उन्हें और डरा दिया। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे दिमाग पर से भी कंट्रोल छूटता जा रहा है। वो कुछ भी कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी। घूमर करती हुई लड़की जब शत्रुपा देवी के आसपास आती थी, तो उसके घाघरे और दुपट्टे से भी बर्फ जैसी ठंडी हवा शत्रुपा देवी के बदन को सुई की तरह छेदते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी तक को सनसनाहट से भर देती थी। उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रही थी, लेकिन फिर भी डर इतना अधिक दिल में भर गया था कि वो पसीने पसीने हो रही थी। अचानक से वो लड़की बिल्कुल थम गई और शत्रुपा देवी के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने गौर से शत्रुपा देवी को नीचे से ऊपर तक देखा। उसके आंखों में भरी हुई मौत की ठंडक ने शत्रुपा देवी के अब आंखें खोलने की भी हिम्मत को छीन लिया था। क्या हुआ रानी साहिबा, ठंड लग रही है क्या? ओहो, ओहो, मैं भी कितनी पागल हूँ। तुम तो बिल्कुल पसीने से नहा गई हो। तुम तो पसीने पसीने हो रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें गर्मी लग रही है। लड़की कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोली। अच्छी तरह से सुन लो रानी साहिबा, वैसे तो तुम महल वालों को सारा गुनाह मेरे भी सर पर लिखने की आदत है, लेकिन अब इसके लिए मुझे दोष मत देना। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो तुम्हारे राजस्थान का मौसम ही ऐसा है। दिन यहाँ जितनी गर्म होती है, उतनी ही रातें ठंडी होती हैं, और मैं तो इस रात की परछाई हूँ। ना ना, ये तो मैंने गलत कह दिया। मैं इस रात की परछाई नहीं हूँ, बल्कि ये काली रात अब मेरी परछाई बन गया है। इस काली रात में मेरी परछाई इस तरह से घुल गई है कि अब मुझे मेरी परछाई ही नहीं दिखाई पड़ती। लोग मुझे काली रात की परछाई कहते हैं, और मुझे लगता है जैसे इस काली रात ने मेरी परछाई को चुरा लिया है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने?
लड़की तेजी से शत्रुपा देवी के बिल्कुल पास आकर उनकी ओर झुकते हुए बोली। वो शत्रुपा देवी की आंखों में झांक रही थी, लेकिन शत्रुपा देवी की हिम्मत उसकी आंखों में देखने की नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि आंखों के बंद करने से ये भयानक सपना तुरंत टूट जाएगा और उन्हें इस मनहूस परछाई से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आंखों के बंद करने या खोलने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये सपना तो जैसे वास्तविकता बनकर उनकी आंखों के सामने से घटता चला जा रहा था। क्या हुआ रानी साहिबा? ये आंखें थक गई हैं क्या, जो तुमने बंद कर लीं, या फिर मुझसे डर लग रहा है? अरे देख लो रानी साहिबा, जी भर के देख लो। मेरा रूप ऐसा है जिसको देखने से जी नहीं भरता, ऐसा हमारे राणा सा कहते थे। तो फिर तुमने आंखें क्यों बंद कर लीं? क्या मैं तुम्हें बदसूरत दिखाई पड़ती हूँ? लड़की ने गुस्सा होते हुए पूछा, जैसे कि उसे शत्रुपा देवी का आंख बंद करना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। ना जाने इन 2 लाइनों को बोलने के लिए शत्रुपा देवी ने कितनी मेहनत की थी। उन्हें खुद अपनी आवाज किसी दूर कोने से आती हुई सुनाई पड़ रही थी, लेकिन शत्रुपा देवी के मुंह से ये बात सुनते ही लड़की और गुस्सा हो गई। तुम्हें जाने के लिए यहाँ नहीं रोका, तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से हो और जाओगी मेरी मर्जी से। आ गई ना बात समझ में? लड़की ने एक एक शब्द गुस्से से चबाते हुए कहा। तो फिर अपनी ही मर्जी से मुझे जाने क्यों नहीं देती? क्या चाहिए तुम्हें? क्यों रोका है मुझे? प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। शत्रुपा देवी ने लगभग मिन्नत करते हुए कहा। अभी अभी क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है और मुझे तुमसे क्या चाहिए? शत्रुपा देवी की बात सुनकर लड़की एक पल के लिए थम गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे आश्चर्य भरकर पूछा, हाँ बोले, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों रोका है मुझे यहाँ पर? मुझे जाने दो। शत्रुपा देवी लगभग रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। अभी अभी क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रोका है और मुझे तुमसे क्या चाहिए? शत्रुपा देवी की बात सुनकर लड़की एक पल के लिए थम गई और उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में जैसे आश्चर्य भरकर पूछा, हाँ बोले, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों रोका है मुझे यहाँ पर? मुझे जाने दो। शत्रुपा देवी लगभग रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी। अगर मैं ये बता दूं कि मुझे क्या चाहिए, तो क्या तुम मुझे वो चीज दे दोगी? लड़की ने आंखों में चमक भरते हुए पूछा। लड़की की आवाज में इस बार कुछ दूसरे ही ढंग की खनक थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जिद्दी बच्चे को उसकी मनचाही चीज मिल गई हो और वो बेयकीनी से पूछ रहा हो, जिसे शत्रुपा देवी ने अच्छे से महसूस किया था, और इस चीज को लेकर उनके दिमाग ने जैसे खतरे की घंटी बजा दी थी। शत्रुपा देवी ने लड़की की तरफ देखा, वो भी बेयकीनी से, आंखों में हैरानी की चमक भरे हुए शत्रुपा देवी की तरफ देख रही थी, मानो जैसे उनके जवाब का इंतजार कर रही हो कि जो अभी शत्रुपा देवी ने कहा है क्या वो सच है। उसके आंखों की चमक बता रही थी कि लड़की जैसे शत्रुपा देवी से उनकी रिहाई का सौदा करने के लिए तैयार हो गई थी। इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए शत्रुपा देवी कोई भी कीमत देने को तैयार थी। अगर उस लड़की ने उनसे पूरा रॉयल्स बुंदेला भी मांग लिया होता तो वो दे देती, लेकिन उनका दिमाग, उनकी अंतरात्मा उन्हें बार बार कुछ भी कहने से रोक रही थी, इसलिए वो चुप थी। शत्रुपा देवी अभी अपने इसी उलझन में उलझी हुई सोच रही थी कि लड़की ने भी जैसे इस चीज को जान लिया था। गांव से पश्चिम एक घनारी बगीचा, उस बगीचे में पीपल की छाया, काली रे रात की घनी रे परछाया, काहे सतावे सैया सुनी मोरी बहिया, अब इन बाहों को तुम्हारा इंतजार है। वो लड़की गुनगुनाते हुए शत्रुपा देवी के चेहरे के भाव को पढ़ रही थी, जबकि शत्रुपा देवी के दिल और दिमाग के बीच में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई थी। तुम सोच रही हो रानी साहिबा? अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छे से सोच लो, विचार लो, ताकि बाद में ये मत कहना कि तुम्हें सोचने का समय नहीं दिया मैंने। तब तक मैं भी अपने सारे काम समेट लेती हूँ। तुमसे बात करने के चक्कर में मुझे याद भी ना रहा था कि मैंने कुएं में बाल्टी छोड़ रखी है।
लड़की अपने सर पर हाथ मारते हुए बोली। लड़की बिल्कुल हवा के झोंके की तरह से यहाँ से कुएं के पास जाने को हुई, लेकिन शत्रुपा देवी को ऐसा लगा कि अगर वो लड़की यहाँ से चली गई तो शायद वो वहीं पर जमी रह जाएंगी। इसलिए उन्होंने रुकते अटकते हुए कहा, नहीं नहीं रुको, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? पहले मैं बताऊं कि मुझे क्या चाहिए? चलो, सवाल तो तुमने बहुत अच्छा किया है। लड़की खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी की खिलखिलाहट भले ही घंटियों जैसी थी, लेकिन इस समय शत्रुपा देवी के कानों में चुभ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उन्होंने हाँ कह दिया, इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगी। इसलिए पहले उन्होंने लड़की से अपनी रिहाई की कीमत जाननी चाहिए थी। वैसे बात हुई तुम्हारी सही ही है, मानना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को। तुम तो ये जानती हो कि तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम्हें तुम्हारी रिहाई चाहिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए ये तुम्हें पता नहीं। इसलिए अपनी रिहाई के बदले मुझे क्या चाहिए ये जानना चाहती हो। लड़की ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए बड़े ही आराम से कहा, लेकिन लड़की का आराम शत्रुपा देवी को बेचैन कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ न कुछ बहुत बड़ा मांगने वाली है और जिसको देना शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है। एक बार फिर से सोच लो रानी साहिबा, अगर मैंने अपनी इच्छा बता दी कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर वो चीज़ मुझे मिलनी ही चाहिए, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, मैं वो तुमसे लेकर ही रहूंगी। इसलिए अच्छा है कि मुझे जो चाहिए तुम वो मुझे दे दो, वरना मैं वो चीज़ तुमसे छीन लूंगी। अपनी बात मनवाने के लिए लड़की ने जहे वार्निंग देते हुए कहा। लड़की की वार्निंग में एक अनजाना खतरा छुपा हुआ था, जिसको महसूस करते हुए उनका दिल बुरी तरह से कांप उठा था। इसने शत्रुपा देवी के दिल और दिमाग के सारे तारों को हिला डाला था। उनके सिक्स सेंस ने सही टाइम पर उन्हें वार्न किया था कि जरूर ये कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन शत्रुपा देवी के पास इस समय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो पूरी तरह से उस लड़की की दया पर निर्भर थी। अगर वो चाहती तभी उन्हें यहाँ से जाने देती और इसके बदले में उसे जो चाहिए था वो किसी भी कीमत पर लेकर ही रहती। वो बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस चुकी थी। आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन उनके सामने बन गई थी। लड़की की शर्त जाने बिना न हाँ कहते बन रहा था और ना ही ना। अंत में उन्होंने हिम्मत करके कहा, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें, बोलो क्या चाहती हो तुम? मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी आंखों का इंतजार चाहिए। लड़की ने बिल्कुल ठंडी आवाज में अपनी आंखों से शत्रुपा देवी की आंखों में झांकते हुए कहा, हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरी आंखों का इंतजार। शत्रुपा देवी उस लड़की की बात समझ नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने हैरान होते हुए पूछ लिया, हाँ रानी साहिबा, तुम्हारी आंखों का इंतजार? जिस दिन तुम्हारी आंखों का इंतजार खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन मेरा इंतजार खत्म होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी आंखों का इंतजार चाहिए। लड़की ने अपनी आंखें शत्रुपा देवी की आंखों के ऊपर जमा दीं। मुझे तुम्हारी इन आंखों के इंतजार के खत्म होने का इंतजार है। पर क्यों? शत्रुपा देवी ने एक आखिरी कोशिश करते हुए उस लड़की का मकसद जानना चाहा। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, पर तुम तो मुझसे भी बड़ी जिद्दी हो। लो, अब तुम जानना चाहती हो तो बता ही देती हूँ। तुम्हारी आंखों को सब कुछ ठीक होने का इंतजार है और मुझे मेरे राणा सा के यहाँ आने का इंतजार है, जिनके इंतजार में मैं बरसों से जोगन बनकर इन वीराने में भटक रही हूँ। इन अंधेरों में बरसों से उनके आने के इंतजार में इंतजार का दिया जलाते जलाते मेरे तन का आखिरी बूंद खून भी सूख चुका है। उनके आने के इंतजार में उनका रास्ता देखते देखते मेरी आंखें पत्थर बन गई हैं। पर मैं ये भी जानती हूँ कि ये इंतजार सिर्फ मेरा ही नहीं है, बल्कि जितनी बेचैन मैं अपने राणा सा के लिए हूँ, उससे भी ज्यादा बेचैन वो मेरे लिए हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि इन सब के बीच में तुम्हारा इंतजार, तुम्हारी अनुमति का इंतजार हम दोनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनकर खड़ा है, क्योंकि तुम अपनी आंखें उनके इंतजार में बंद कर सकती हो, लेकिन उन्हें आने के लिए नहीं कह सकती हो, और बिना तुम्हारे कहे वो यहाँ आएंगे नहीं। इसलिए अब तुम्हारी आंखों के इंतजार के खत्म होने का समय आ गया है। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लो, ताकि मेरा और मेरे राणा सा का इंतजार खत्म हो जाए। मिलन की चाह में जो बरसों से इंतजार की आग मेरे सीने में धड़क रही है, उस आग को अब शांति मिल जाए। उनके इंतजार में तड़प रहे मेरे इन नैनों को उनका दर्शन मिल जाए।
मेरी प्यासी आत्मा को अब मेरे राणा सा के प्रेम की बारिश में भीगने दो, और इन सब के लिए तुम्हारी इन आँखों को बंद होना ही होगा। लड़की ने जैसे अपनी बात बता दी। तुम किसकी बात कर रही हो? किसके आने का तुम्हें इंतजार है? लड़की की बात सुनकर शत्रुपा देवी को अपना डर सच होता हुआ आंखों के आगे दिखाई पड़ने लगा। इतनी तो भोली ना बनो रानी साहिबा कि तुम्हें कुछ पता नहीं और तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे राणा सा को तुमने ही मुझसे दूर किया है, वरना वो तो मेरे लिए इस दुनिया में वापस 24 साल पहले ही आ गए थे। तुमने ही उन्हें मुझसे दूर कर रखा है, लेकिन अब ये दूरी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस दूरी के खत्म होने के लिए तुम्हारी आंखों के इस इंतजार का खत्म होना जरूरी है। कहती हुई लड़की शत्रुपा देवी के चारों ओर 2-4 चक्कर तेजी से घूम गई और शत्रुपा देवी का दिमाग बिल्कुल घूम गया। लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनकी आंखें बंद ना हों। वो अपनी आंखों को खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लड़की जितनी तेजी से उनके चारों ओर चक्कर काट रही थी, जिससे कि उनका सर घूमता हुआ और आंखें बंद होती हुई महसूस हो रही थीं। जमाने की बुरी नजर से छूटा अपना साथ रे, प्रेम के बगीचे में लगी बिरह की आग रे, बुझा सके ना जिसको बरस के सावन की फुहार रे, लगी हुई है इन नैनों को पिया मिलन की आस रे। अब तो आजा राणा सा, इन नैनों को बस तेरा ही इंतजार है, बस तेरा ही इंतजार है। बरसों पहले तुम्हारे ही परिवार ने इस झूठे लोक लिहाज जमाने का डर दिखाकर जाने क्या मेरे राणा सा से कहा कि मेरी कजरारी आंखों में इंतजार का दिया जलाकर राणा सा दूर कहीं चले गए। लोगों ने मुझसे मेरे राणा सा को छीन लिया था, जबकि मैं उन्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थी, बेशुमार बेशकीमती धन दौलत देने को तैयार थी। लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझसे मेरे राणा सा को ये कहते हुए छीन लिया कि ये मेरा काला धन मुझे ही मुबारक हो। मेरे राणा सा ने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुम्हारे परिवार ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे उनके इंतजार में यहाँ तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया था। पर हमारा प्यार सच्चा था, हमारी मिलन की तड़प सच्ची थी, हमारा इंतजार सच्चा था। इतना सच्चा था कि उसके आगे उस विधाता को भी झुकना पड़ा। मेरे इंतजार को खत्म करने के लिए मेरे राणा सा इतने सालों के बाद वापस आए थे, लेकिन तुमने, शत्रुपा देवी, तुमने फिर से मुझे इसी अंधेरे इंतजार की अंधेरी रातों में ढकेल दिया। जो रातें हम दोनों के मिलन से चमकने वाली थीं, तुमने फिर से उन रातों की किस्मत में विरह की काली रात का साया लिख दिया। 17 साल पहले ही मैं यहाँ से निकल जाती, लेकिन तुमने रानी साहिबा मेरे नसीब में ये 17 साल का और इंतजार लिख दिया। अब नहीं, अब ये इंतजार बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे मेरे राणा सा का इंतजार है। इस दिन का इंतजार था कि कब मेरा इंतजार पूरा होगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाह की सजा मिलेगी। मुझसे मेरे राणा सा को दूर करने की सजा मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी और बहुत भयंकर सजा मिलेगी। लड़की ने भयानक अंदाज में पागलों की तरह हंसते हुए शत्रुपा देवी से कहा, तुम कहीं वैशाली बंजारन तो नहीं? शत्रुपा देवी के दिमाग में चल रहे इस भयानक नाम आखिर उनके होठों ने बाहर निकाल ही दिया। शत्रुपा देवी की बात सुनकर लड़की और जोर से पागलों की तरह हंसने लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। चलो, तुम्हें पहचान तो लिया? हाँ रानी साहिबा, मैं वही वैशाली बंजारन हूँ जिसने अपने राणा सा का बरसों से, कई सदियों से इसी अंधेरी गलियों में भटकते हुए इंतजार किया है, जिसे अपने इंतजार से मुक्ति मिल गई रहती। लेकिन तुमने फिर से मुझे इन्हीं अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया। 8 से 17 साल पहले जिन आंखों में मिलन के जुगनू जगमगाने लगे थे, तुमने उन्हीं आंखों में विरह का इंतजार भरकर उन दियों को बुझाने की कोशिश की थी। तुम्हारी आंखों के बंद हो जाने के साथ आज मेरा एक इंतजार पूरा हो जाएगा। आज मेरा एक इंतजार पूरा हुआ, लेकिन मेरा इंतजार खत्म नहीं हुआ। मुझे आज भी इंतजार है, मेरे राणा सा का इंतजार है। इन प्यासे नैनों को बरसों का इंतजार है। इन अंधेरी काली रातों के वीराने को मिलन के मद मस्त भरे रातों में बदलने का इंतजार है। मुझे मेरे राणा सा विक्रम सिंह बुंदेला के आने का इंतजार है। लड़की ने तेजी से घूमते हुए कहा।
उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैला रखे थे। उसके पैर तो पहले ही जमीन पर नहीं थे और अब सर को बिल्कुल ऊपर 180 डिग्री के एंगल में आसमान की तरफ उठा रखा था। उसकी आंखें सीधे आसमान को देख रही थीं। उसका दुपट्टा उसके सर से धलक कर जमीन को छू रहा था और लंबे काले घने बाल हवा में बिल्कुल सांप की तरह उड़ रहे थे। अपने आप से बिल्कुल बेखुद वो लड़की शत्रुपा देवी के चारों तरफ तेजी से हवा में गोल गोल चक्कर काटते हुए जोर जोर से कह रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज थी जो कि पूरे वीराने में गूंज रही थी, बार बार गूंज रही थी। तुम्हारा इंतजार है। धीरे धीरे उसकी बातें अब एक हंसी में बदल गई, अपनी जीत की खुशी में ठहाका लगाती हुई हंसी में बदल गई और वो हंसी बिल्कुल भयानक होती गई। इतनी भयानक जैसे कि उसने शत्रुपा देवी के कानों के पर्दे को भी सुनकर रही थी और उसके लंबे बाल सांप बनकर शत्रुपा देवी की तरफ उनको डसने के लिए बढ़ रहे थे। इन सारे भयानक नज़ारों से डरकर शत्रुपा देवी अब अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी कि जैसे उनके कानों में एक आवाज सी गूंजी, मुझे मेरे राणा सा विक्रम प्रताप सिंह बुंदेला का इंतजार है। उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ अपनी आंखें खोल दी और जोर से चिल्लाई, नहीं, ई, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं, ई। शत्रुपा देवी तेजी से चिल्ला रही थी। क्या हुआ बुआसा? शत्रुपा देवी को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर समर्थ सिंह, जो गाड़ी में उनके पास में ही बैठे थे, बिल्कुल घबरा उठे। उन्होंने कंधों से पकड़कर शत्रुपा देवी को हिला डाला। क्या हुआ बुआसा? क्या नहीं होगा? समर्थ सिंह शत्रुपा देवी से पूछ रहे थे, लेकिन शत्रुपा देवी कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं थीं। ये अचानक से रानी मासा को क्या हो गया? पुलकित सिंह ने पहले शत्रुपा देवी की चिल्लाने की आवाज सुनी और उसके बाद समर्थ सिंह की आवाज सुनकर तेजी से पीछे मुड़े और शत्रुपा देवी की हालत देखकर बिल्कुल शॉक्ड से हो गए थे। पता नहीं क्या हो रहा है बुआसा को, मना किया था कि हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो बुआसा बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों कांप रही हैं बुआसा? क्या आपको ठंड लग रही है? समर्थ सिंह ने शत्रुपा देवी को कंधों से थामते हुए पूछा, लेकिन शत्रुपा देवी का पूरा बदन एक जूडो के मरीज की तरह कांप रहा था। उनका बदन बिल्कुल ठंडा पड़ता जा रहा था, लेकिन माथे पर पसीना आ रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। उनकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ उन्हें खोले रखने की कोशिश की थी। एक पल के लिए शत्रुपा देवी की हालत देखकर समर्थ सिंह और पुलकित सिंह दोनों डर गए। गाड़ी अभी जिंक्स पैलेस के मेन गेट वाले रास्ते तक ही पहुंची थी। तभी पुलकित सिंह ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, गाड़ी को बैक कर लो, जल्दी हॉस्पिटल चलो, रानी मासा की तबीयत बिगड़ रही है, हमें जितनी जल्दी हो सके इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ड्राइवर ने तुरंत ही गाड़ी बैक करने के लिए घुमा दिया। शत्रुपा देवी, जो अपनी आंखों को खोलने की रखने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने फटी हुई आंखों के साथ पैलेस के मेन गेट की तरफ देखा। वहां उन्हें वही लड़की वैशाली बंजारन एक रहस्यमयी मुस्कुराहट में लिपटी हुई दिखाई पड़ी, जो मानो उन्हें आंखों ही आंखों में कह रही थी, क्या हुआ रानी साहिबा, तकलीफ हो रही है? मैंने तुमसे कहा था ना रानी साहिबा, अगर एक बार मैंने अपना मुंह खोल दिया तो फिर तुम्हारी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और अगर तुम ये जान गई कि मुझे क्या चाहिए और तुमने मुझे वो चीज देने में आनाकानी की, तो मैं तुमसे अपनी वहीं लूंगी। मैं तुम्हारी आंखों का इंतजार छीन लूंगी। जैसे ही तुम्हारी आंखें बंद होंगी, मेरी आंखों का इंतजार खत्म होगा। मेरी इन आंखों को मेरे राणा सा के आने का इंतजार है। शत्रुपा देवी की बिगड़ती हालत को देखकर वैशाली बंजारन पागलों की तरह हंस रही थी। जहां शत्रुपा देवी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, वहां से करीब 50 फुट दूर जिंक्स पैलेस के मेन गेट पर वैशाली बंजारन खड़ी थी। लेकिन उसकी आवाज शत्रुपा देवी के कानों में बिल्कुल साफ साफ चुभती हुई सुनाई पड़ रही थी। क्या हुआ बुआसा, आप उधर क्यों देख रही हैं? उधर कुछ है क्या? शत्रुपा देवी के हाथों को मलते हुए समर्थ सिंह ने शत्रुपा देवी के चेहरे को इधर गाड़ी की तरफ मोड़ना चाहा, लेकिन शत्रुपा देवी का चेहरा पूरी तरह से अभी भी मेन गेट की तरफ मुड़ा हुआ था। उन्होंने अपने हाथ को उठाकर समर्थ सिंह को पैलेस के मेन गेट की तरफ देखने का इशारा करना चाहा, लेकिन वो चाहकर भी अपने हाथ को पूरी तरह से नहीं उठा पाई। हर हर महादेव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शत्रुपा देवी का चेहरा पूरी तरह से अभी भी मेन गेट की तरफ मुड़ा हुआ था।
उन्होंने अपने हाथ को उठाकर समर्थ सिंह को पैलेस के मेन गेट की तरफ देखने का इशारा करना चाहा, लेकिन वो चाहकर भी अपने हाथ को पूरी तरह से नहीं उठा पाईं। उनके मुंह से उनकी आवाज वो की तरह निकली और बाकी गले में ही फंस कर रह गईं। जिंक्स पैलेस की तरफ देखती हुई उनकी आंखों में उनके दिल का दर्द साफ साफ दिख रहा था, जो कि पुलकित सिंह पढ़ पा रहे थे। लेकिन वहाँ क्या है या फिर शत्रुपा देवी क्या दिखाना चाह रही हैं, ये किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। क्या हुआ बुआसा, आप कुछ बोलना या बताना चाह रही हैं क्या? प्लीज अभी आप कुछ मत बोलिए। शत्रुपा देवी की बिगड़ती हुई हालत को देखकर समर्थ सिंह काफी परेशान हो उठे थे। शत्रुपा देवी का पूरा बदन बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था, लेकिन माथे पर पसीना आ रहा था। ड्राइवर, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी को इस जिंक्स पैलेस के साई से भी दूर ले चलो, जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, फास्ट। शत्रुपा देवी की हालत को देखते हुए पुलकित सिंह ने तेजी से ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पर अपने पैरों का दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी तेजी से इस मनहूस पैलेस के मनहूस साए से दूर भागती हुई जा रही थी। लेकिन शत्रुपा देवी की आंखें अभी भी पीछे पैलेस के मेन गेट की तरफ देख रही थीं, जहां वैशाली बंजारण खुशी से नाचते हुए उन्हें हाथ हिलाकर विदा कर रही थीं। दुख अफसोस की एक लहर ने शत्रुपा देवी को अपने में लपेट लिया। आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर गालों पर लुढ़क गए, पर शत्रुपा देवी अपनी आंखें बंद नहीं करना चाह रही थीं। उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, उस लड़की के गाने की आवाज, गुनगुनाने की आवाज। तेरे रास्ते के सारे कांटे पलकों से चुन लूंगी, जितना धन चाहे ताहे मैं तुझे ला दूंगी। रिम झिम बरसे बदरिया, अब तो आ गई रात मिलन की, अब तो तू भी आ जा राणा जी, इन नैनों को बस तुम्हारा इंतजार है। अब ये बात तो पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि बड़े राणा सा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। पर इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, इस बात का पता लगाते लगाते हम रह गए। विकल्प ने बड़े अफसोस के साथ विक्रम की तरफ देखा, जो कि कुछ सोच रहा था। बड़ी मुश्किल से तो एक आदमी हमारे हाथ में लगा था, और जब वो हमें उस आदमी की पहचान बता रहा था, वो भी निकल गया। हम फिर से खाली हाथ रह गए। मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं था कि हमारे अलावा वो भी उसके पीछे हो सकता है, जो कि उसे जानता था, जिससे उसको फंसने का डर था। मुझे पहले ही उस आदमी की सुरक्षा के उपाय करने चाहिए थे, या फिर पहले ही उसे वहां से हटा देना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। विकल्प को उस आदमी के मारे जाने का काफी अफसोस था। कोई बात नहीं, तूने अपनी पूरी कोशिश की थी, अब देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। विक्रम ने उठकर विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। पर अब हम क्या करेंगे यार? अब तक तो हम अंधेरे में तीर मार रहे थे, वो भी तेरे कहने पर, वरना पूरे घर में कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि ये हादसा नहीं साजिश थी। सबको तो यही लगता है कि ये सब उस मनहूस पैलेस के साए का नतीजा है। जिस किसी ने उस पैलेस में हाथ डालने की कोशिश की या फिर उससे रिलेटेड कोई भी काम करने का सोचा, उसका यही हाल हुआ है। हद ये है कि सबके मुंह से ये बात सुनते सुनते कुछ समय से मैं भी यही सोचने लगा था। लेकिन फिर भी अचानक उस दिन मोंटी उर्फ उस महेश कोठरी को देखा तो जाने क्या दिमाग में आया कि एक बार इसको पकड़कर पूछते हैं, हो सकता है इसे कुछ जानकारी हो। कितनी मुश्किल से तो इस बात का पता चला था कि बड़े राणा सा की गाड़ी 2 दिन पहले किसी के गैराज में गई थी, और अब जब गैराज वाला सब कुछ बताने वाला था उसके साथ ही। अब तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब किस डायरेक्शन में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करें। अब तो हम फिर से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, और ये काम करने वाला अब तो वो भी सतर्क हो गया होगा। विकल्प ने बेहद परेशानी के साथ विक्रम से कहा। उसके चेहरे पर मोंटी के मारे जाने का अफसोस साफ साफ दिख रहा था। लेकिन विक्रम को तो जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे को देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन उसकी सोचों को सही दिशा मिल चुकी है, जिसके कारण वो बिल्कुल निश्चिंत है। कुछ बोलेगा फिर भी, या फिर मैं ही बोलता रहूं? विकल्प ने झुंझलाते हुए विक्रम को हिलाया।
विक्रम ने आंखें उठाकर विक्रम की तरफ देखा, मानो आंखों से ही पूछ रहा हो कि क्या है। वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में। ऐसा लग रहा है जैसे कि तुझे कोई ना कोई बड़ी सी लीड मिली है, जिसके कारण तू इतना शांत और निश्चिंत बैठा हुआ है। विकल्प ने गौर से विक्रम की तरफ देखते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ ले, विक्रम सस्पेंस क्रिएट करते हुए बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है भाई साहब, अगर आपकी मेहरबानी हो तो साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मुझे समझाने की मेहरबानी करें, विकल्प ने लगभग हाथ जोड़ते हुए कहा। उसके इस अंदाज पर विक्रम हल्के से मुस्कुरा दिया। तो फिर साफ साफ स्पष्ट शब्दों में सुन ले, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आगे भी पहुँच ही जाएंगे, बल्कि अब वो हमें खुद हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। विक्रम अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोला। पर कैसे यार? विकल्प सच में परेशान था।